नमस्कार, मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कल आपको याद होगा, कल के बैकड्रॉप से शुरू करता हूं। कल मैंने कहा था कि ओवरनाइट क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ा है और खास तौर पे वो ईरान सैंक्शंस को लेकर यूएस से पहले अपडेट आने थे, तो उस पर डिपेंड करेगा आज का बहुत हद तक ट्रेड। तो कल वो आउटकम आया। ईरान से तमाम कंपनी जो इंपोर्ट करती हैं तेल, खास तौर पे हम और चीन करते हैं लार्जली, और उन पे लग गया है प्रतिबंध। अब वो 2 मई के बाद से ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते। करेंगे तो यूएस की गाज गिरेगी। तो क्लैरिटी आ चुकी है, कोई नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद से कच्चा तेल वही 74.5 डॉलर्स की रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मोटा मोटी जो लार्जर इंपैक्ट था वो बाजार ने कल डिस्काउंट कर लिया था कल के सेशन में, जब कच्चे तेल में अचानक वो $3 के आसपास का मूव आया था। और इसीलिए कल रुपया 0.5% का दबाव दिखा रहा था, अगर आपको याद होगा। आज रुपया भी रिलेटिवली स्टेबल, कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। कच्चा तेल भी वही 74.25 से 74.5 के। तो मोटा मोटी क्यूज बचे हुए थे और इसीलिए आज शुरुआत अच्छे नोट पे हुई। दिन भर हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा था। तो आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मैं हाईलाइट कर रहा था कि 2 दिनों की कमजोरी के बाद देखते हैं कितना मंगल होगा मंगलवार का सेशन। तो मंगल रहा, शुभ रहा, अच्छे हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। पर वो ऊपरी स्तरों पे पता टिक नहीं पा रहे। आज भी जाते जाते आखिरी के आधे पौन घंटे 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से एक तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। और ये लगातार तीसरा दिन हो गया जब आज हम कमजोरी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 250-250 अंक के आसपास का दबाव आ चुका है थर्सडे के हाई से, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। और आज भी ध्यान रखें, दिन के हाई से फाइनली 70 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी बंद हुआ है। ऐसे देखेंगे आप तो आपको लगेगा महज 18 पॉइंट की कमजोरी थी, तो हल्की कमजोरी के साथ, लेकिन हाई से 70 पॉइंट हम झटक गए। बैंक निफ्टी, ये फाइनेंशियल्स में अंडर परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल्स वीकनेस को लीड कर रहे हैं। और आज फिर यही हुआ। बैंक निफ्टी आज 3/4% नीचे जाके बंद हुआ। और ध्यान रखें, ये पॉकेट तो दिन के हाई से ऑलमोस्ट 425 पॉइंट का दबाव दिखा रही थी जब फाइनली क्लोज हुआ। तो इस तरह की वीकनेस है फाइनेंशियल्स में, इस तरह की वीकनेस मार्केट में बनी हुई है। तो अब करना क्या है? अब दिक्कत तो है, कल फ्लोज भी बड़े म्यूटेड थे। एफआईएस की तरफ से, डीआईएस की तरफ से बहुत म्यूटेड डबल डिजिट आंकड़े आए थे कैश मार्केट में। तो फ्लोज इस समय म्यूटेड होते जा रहे हैं। तो इस तरह की वीकर हैंड जब मूव आउट हो रहे हैं तो उनकी बाइंग को सपोर्ट करने को खड़ा नहीं हुआ, ये दिक्कत की बात। और दूसरा, जितने टेक्निकल विशेषज्ञ हैं उनसे बात करें आप, तो कल वो 20 डीमा टूटा था, मैंने आपको हाईलाइट करा था, बिल्कुल उसी के आसपास जाके बंद हुआ, फाइनली क्लोज भी देखने को मिला। अब लोग मानते हैं जब 20 डीमा टूटता है तो लॉजिकली शायद बाजार एक बार 50 डीमा को टेस्ट करता है। 50 डीमा खड़ा है दूर, वो हो गई दिक्कत की बात बैंक निफ्टी के लिए तो खास तौर पे। पर फिर भी अभी तो खैर एक्सपायरी खड़ी है मेरे सामने परसों, और अभी भी मैं वही मानता हूं। आपको याद होगा वरुण के साथ चर्चा होती थी तो मैं एक रेंज की बात करता था, रटा दिया था जो 11,550 से 11,500 ऑन द वे डाउन। तो 11,500 में इसीलिए क्योंकि अभी भी बहुत तगड़ा, इस सीरीज का सबसे तगड़ा पुट का बिल्डअप वहीं खड़ा है। तो मुझे लगता है लाइकली है कि शायद वो ना, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन होती चली जाए। और आज के सेशन में एक अच्छी बात हो गई कि 11,550 को अभी भी हमने वायलेट नहीं करा है। तो अपना जो दायरा था नीचे की तरफ वो वायलेट नहीं हो रहा है। पर आज सुबह हम लोगों ने मॉर्निंग कॉल में बातचीत जब हुई थी तब 2 ट्रेड इनिशिएट करने को कहा था। 11,500 का निफ्टी का पुट और 29,500 का बैंक निफ्टी का पुट। और दोनों पुट्स अगर आपने ले रखे तो उनको तो होल्ड करके चलें। पुट के थ्रू मैं इस कमजोरी को खेलना इसलिए चाहूंगा क्योंकि परसों मेरे सामने एक्सपायरी खड़ी है, 3 दिन की लगातार वीकनेस हुई है। ट्रेंड रिवर्सल लाइकली हो सकता है क्योंकि 11,550 जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टार था वो आज भी वायलेट नहीं हुआ है, तो लाइकलीहुड बनी हुई है। इसलिए अगर वो पुट होल्ड कर रहे थे तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज पुट मेरे लिए थोड़ा सा मेरी जेब से रिस्क जो है ना वो मिटिगेट करता है। इसीलिए मैं पुट के जरिए कमजोरी को, और वो आज कमाई भी हुई होगी उसमें आपकी दिन के दौरान अगर आपने ऊपरी स्तरों पर लिया होता तो मेरा मानना है वही उस ट्रेड को कैरी करना चाहिए। और एक लाइकली है कि एक बार तो शायद कुछ मोमेंटम बाजार माइट सरप्राइज अस ऑन द अपसाइड। अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन अभी तो वीकनेस है और वो पुट्स को मैं कैरी करना चाहूंगा। ये बाजार का अब तक का सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं मोबाइल खोल लेता हूं जब तक। कल से ध्यान रखें, एक आईपीओ खुलने जा रहा है जिसके मैनेजमेंट तो हम लोग कल खैर बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में, तो डिटेल वहां पे, और उस आईपीओ पे फिर कॉल मोटा मोटी तो अभी तक तो ज्यादा मजा आया नहीं है, लेकिन उस आईपीओ पे कॉल हम लोग तभी लेंगे जब वो मैनेजमेंट से क्लियरिटी आ जाए, बातचीत हो जाए। अच्छा, अब
सवाल जवाब। संदीप बोही साहब यस बैंक को सवाल पूछ रहे हैं, 200 शेयर लिए हुए हैं 237 के। हाँ संदीप जी, प्रेशर तो थोड़ा माउंट हो रहा है। जैसे कल यस बैंक पे तो कल भी हमने शायद बातचीत करी थी, और वीकर हैंड्स मूव आउट हो रहे हैं, लेकिन वो एनबीएफसीज का स्ट्रेन, वो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, वो सब थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रही है, और ये फाइनेंशियल दबाव में ये दिक्कत होती चली जा रही है। तो अब आपकी बाइंग के नीचे आ गया ये स्टॉक, तो या तो स्टॉप लॉस लगा के चलें। मैं मानता हूं शायद एक्सपायरी से पहले एक हो सकता है पॉजिटिव मूव आए बैंक निफ्टी में एक्सेसिव प्रेशर के बाद, लेकिन इवेंचुअली हो सकता है 50 डीमा हम टेस्ट करने जाएं, लेकिन अभी फॉर द टाइम भी क्योंकि एक्सपायरी सामने खड़ी है, शायद इतना तगड़ा दबाव ना देखने को मिले, उस होप पे हूं। यस बैंक को लेकर मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन अभी इस समय जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है टेक्निकल ज्यादा है अक्रॉस बैंक निफ्टी, आप देख रहे हैं प्रेशर माउंट होता हुआ, और येस बैंक में तो खैर कल का एडिशनल प्रेशर अलग से देखने को मिला है, इससे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, होनी भी चाहिए। तो पर इस पैनिक में मैं सेल ऑफ नहीं करूंगा, मैं फिर भी होप कर रहा हूं कि शायद मैं पुट्स कैरी करके इसलिए ले जाने की बात कर रहा हूं कि वो एक बेहतर तरीका होगा इस कमजोरी को खेलने का, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है शायद होप्स है कि एक थोड़ा सा रिवर्सल, क्योंकि मेरा मानना है थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे इस सीरीज की समाप्ति होगी ताकि वो मे के लिए बिल्डअप स्ट्रांग हो। मे में इवेंचुअली मैं मानता हूं ये एक हो सकता है ऑन द वे डाउन साइड बाजार खुलता हुआ नजर आए, लेकिन इट इज अभी थोड़ा सा अर्ली लग रहा है, तो इसलिए मेरा मानना है कि शायद 1 या 2 दिन तक का कुछ मोमेंटम लौटता हुआ नजर आए। अच्छा मारुति आज का तो टॉप लूजर है, तो बात तो खैर बनती है उसमें। तो आज 7000 के लेवल्स नहीं तोड़ा, अगर मैं सही हूं मारुति ने 7006 के लेवल से मारुति घूमता हुआ नजर आया है। पर ध्यान रखें जिस तरह का प्रेशर आज माउंट हुआ है, ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि एक क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल है। मारुति ने बहुत तगड़े उछाल दिखाए थे और अब वो लग रहा है क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल नजर आ रहा है। 6000 प्लस की रैली शुरू हुई थी, बहुत तगड़ा मोमेंटम बना था। ये हो सकता है दबाव थोड़ा सा और 100-125 पॉइंट और नीचे ले जाए मारुति के स्टॉक को, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। उतना रिस्क एपिटाइट अगर आप बचा सके तो उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और जिस तरह से आज सेल ऑफ आया, मुझे लगता है कि मोमेंटम वापस लौटेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर और माउंट हो सकता है। स्पाइसजेट 2000 लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म व्यू। अभी कच्चा तेल थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया, नहीं तो स्पाइसजेट के लिए सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। एक तो इस आंकड़े पे मत जाए एविएशन के, जो 13.6-13.7% के आसपास मार्केट शेयर है। ये मार्केट शेयर मुझे लगता है वो मैक्स का इशू जो था, आपको याद होगा मैक्स के एयरक्राफ्ट ग्राउंड करने की बात हुई थी, तो मैक्स के इशू के चलते वो मार्केट शेयर 10 का 10 रहा, जबकि मार्केट शेयर दरअसल गेन होना चाहिए था जेट एयरवेज क्राइसिस के बाद। पर अब वो इवेंचुअली मुझे लगता है इसको फायदा मिलना चाहिए। प्लस मैं अभी आने से पहले एक फ्लैश देख रहा जो हमारी टिकट टीम चला रही थी कि अब मुंबई दिल्ली रूट पर और एडिशनल फ्लाइट्स चलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फायदा उठाएंगे। और एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी बयान भी आया है कि जेट के जो स्लॉट्स वेकेट हुए हैं तमाम एयरलाइंस को दिए जा रहे हैं टेम्पररी तौर पे, तो 3 महीने के लिए मिलने, फायदा मिलेगा पीक सीजन में समर्स के इन कंपनीज को। मुझे लगता है स्पाइसजेट को इस सब चीजों के बैकड्रॉप पर रखना चाहिए। और अगर क्योंकि मैं क्रूड पे तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, अब क्रूड का प्रिडिक्ट करना कि कितनी तेजी आएगी तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पर मैंने क्या करा था, फंडामेंटल से और टेक्निकल दोनों से बातचीत करी जब भी मैं चैनल पे गया हूं, और टेक्निकल भी कहता है 75 के बियॉन्ड शायद ब्रेंट क्रूड ना जाए। फंडामेंटल से आज जब बात हुई तो उनका भी कहना था 75 के ऊपर जाता हुआ शायद नजर नहीं आएगा, जब मैं मॉर्निंग कॉल में एक एनालिस्ट से बातचीत कर रहा था। तो अगर 75 का थ्रेशोल्ड है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, तो फिर अब घबराने की जरूरत नहीं है इस इशू को लेकर क्रूड के, होपफुली। तो फिर अगर ये सब सही है कच्चे तेल का कॉल, तो मुझे लगता है स्पाइसजेट को भी होल्ड करना चाहिए। ये क्राइसिस जब तक जेट की रिजॉल्व नहीं होती तब तक तो इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा, अच्छा खासा आगे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब क्या है, डीएचएफएल पे 1 मंथ का व्यू देना बड़ा मुश्किल है कजरिया प्रकाश जी, क्योंकि डीएचएफएल अब बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, इसको तो अब सिर्फ ट्रेड के नजरिए से देखने का है। 1 मंथ का व्यू कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिक्कतें हैं। एक दिन वो खबर आती है कि वो फिर से रेटिंग डाउनग्रेड हो गया, दूसरे दिन कहीं रिपोर्ट छपती है कि प्रमोटर का माल बिकने को तैयार है, कोई खरीदने के इच्छुक हैं, तो उन खबरों पे रिएक्ट कर रहा है। कन्विक्शन तो चला ही गया है डीएचएफएल के साथ। डीएचएफएल एक पसंदीदा कंपनी हुआ करती थी मेरी, जब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में मैं देखता था जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक कर रही है, जिस तरह के इसके पीयर के वैल्यूएशन से जो कंफर्ट देता था इसका वैल्यूएशन, इसलिए डीएचएफएल प्रेफर्ड बेट था। लेकिन अब जिस तरह के इशूज सामने आए, वो कन्विक्शन चला गया। एक बार कन्विक्शन चला गया तो फिर वो परमानेंट पोर्टफोलियो में रखने वाला एक स्टॉक रहता नहीं मेरे लिए। अब वो ट्रेडिंग बेट के तौर पे जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं 1 महीने के हिसाब से, वो जरूर आप कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं और गेंस में, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें सारे स्टॉक के साथ, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। अच्छा, आज ओएनजीसी में भी बड़ा तगड़ा उछाल था, 4% के आसपास का मूव था, और जाते जाते मैं इसीलिए, क्योंकि मैं आ रहा था तो स्क्रीन देखते हुए आ रहा था, तो निफ्टी का टॉप गेनर था आज ओएनजीसी। हालांकि
ओएनजीसी को तो वैसे कल चल जाना चाहिए था, कल चला नहीं था। जब कच्चे तेल में इस तरह का उबाल आया था, $3 के आसपास की तेजी, 71 का कच्चा तेल 74 के बियॉन्ड जाके खड़ा हो गया था, तो मेरे ख्याल से उस डेवलपमेंट पे आज ओएनजीसी रिएक्ट कर रहा है। और जिस तरह का आज पुल बैक आया है, जिस तरह की तेजी आई है, इसके फर्दर लेग्स होने चाहिए, ये फर्दर मोमेंटम दिखाना चाहिए। और ओएनजीसी पे अगर बैग एंड बैगेज नहीं होते, तमाम इश्यूज नहीं होते, तो ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता। लेकिन खैर जो है वो है, मेरे ख्याल से 165 ऑड लेवल्स के आसपास ओएनजीसी है। होपफुली 175 तक के जोन तक जाना चाहिए, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, तो देखते हैं। अदरवाइज तो खैर फंडामेंटली तो टेलविंड है ही है, कच्चे तेल का जो उछाल आया तो ओएनजीसी उस लिहाज से अट्रैक्टिव है। सन फार्मा में उछाल था। हाँ अच्छा, वोडाफोन आइडिया व्यू करें 19 पे, योगेंद्र सिंह धाकर। तो मैं सन फार्मा बाद में आता हूँ, वोडाफोन आइडिया इंटरेस्टिंग है क्योंकि वोडाफोन आइडिया ध्यान रखें वो जो राइट्स इशू है कल बंद होने जा रहा है। तो आप धाकर साहब, अगर आपके पास ये शेयर थोड़े लंबे समय से था, लंबे समय से मेरा मतलब है 2 अप्रैल को था, तो मेरे ख्याल से 2 अप्रैल थी रिकॉर्ड डेट। उस दिन पर अगर आपके पास शेयर है तो आप राइट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो वो राइट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 19 रुपए पे आपका लिया हुआ है ये स्टॉक, कुछ लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। मैं वोडाफोन के साथ भारती का भी व्यू दूंगा अभी आप लोग को, लेकिन वोडाफोन को लेकर ध्यान रखें, 38 शेयर पे 87 शेयर्स आने हैं आपके पास राइट्स के। इस तरह का डायल्यूशन होने वाला है। वो 87 शेयर्स जो आपके पास आएंगे सर, वो 12.5 रुपए पे आने वाले हैं। वो राइट एडजस्टेड भाव पे इस समय ट्रेड कर रहा है, आपके पास 12.5 रुपए की होल्डिंग आ जाएगी, बिल्कुल लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो अगर आपको वोडाफोन को ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा तो ये 19 रुपए का माल छोड़ दीजिए बाजार में। आपके पास राइट इंटाइटलमेंट ऑलरेडी है, क्योंकि आपने 2 अप्रैल के पास आपके रिकॉर्ड डेट पे माल था, तो आप राइट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं। वो आ जाएगा आपके पास माल 12.5 का, उसे रखिएगा। रखिएगा क्यों? क्योंकि मैंने भारती की बात छेड़ी थी, रखिएगा इसीलिए क्योंकि टेलीकॉम को लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन लौट रहा है। हालांकि 2 अर्ली डेज होंगे, ये एक बार मुझे याद है वरुण के साथ था, तब भी बातचीत करी थी। 2 अर्ली डेज हो सकते हैं, लेकिन इन लोग के प्राइम कंप्यूटर के आरपूज अब थोड़े से प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि शायद इस स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी शायद अबेट होती हुई नजर आए, तो वो इंटेंसिटी रिड्यूस होना एक बड़ा पॉजिटिव है। अब इवेंचुअली हो सकता है इन सब कंपनीज को मौके मिले हैं अपने दरों को बढ़ाने के आगे चलते हुए, और इसी को लेकर स्ट्रीट होपफुल है कि अब शायद यहां से ज्यादा एटलीस्ट डाउनसाइड रिस्क खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो 12.5 के अगर लेवल पे मुझे मिल जाता है तो मैं पेशेंस के साथ थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करूंगा। प्रमोटर्स का कमिटमेंट है, 18,000 करोड़ रुपए वो भी डाल रहे हैं इस राइट्स इशू में, तो कमिटमेंट उनका भी तरफ से भी आ रहा है। मैं तो पढ़ रहा था, कभी सारे विदेशी निवेशक बड़ा कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, तो स्ट्रीट कुछ ना कुछ भाप रहा है ना। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी का माल छोड़ दीजिए 19 का, और आपको जो 12.5 का माल मिला है वो रखिएगा। तो फिर और अगर वीक हार्टेड है तो ये 19 12.5 का माल 19 वैसे ही छोड़ दीजिएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा खेलना चाहिए। लाइकवाइज भारतीय एयरटेल का मेरे ख्याल से कल से राइट्स कल से या हो चुकी है, हाँ राइट्स का शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, सन फार्मा की बात करनी थी मुझे। सन फार्मा आपको याद होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब मैंने हाईलाइट करा था कि सारे निगेटिव्स मेरे सामने हैं, चाहे वो यूएसएफडीए की गाज हो, चाहे वो इस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो, है ना, चाहे वो विसल ब्लोअर की तमाम एक्यूजेशंस एलिगेशंस हो, है ना, ये सब कुछ ऑलरेडी प्राइस में है। और आज देखिए ये रह रहा है कि अब आपको मोमेंट, एक तो इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सन फार्मा बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिखा रहा है, और उस रेंज में एक पॉपअप लाने की आज जैसे 3% या जो भी 2.5 या 3% के आसपास का उछाल सन फार्मा में आया था, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हालांकि फार्मा में कन्विक्शन की कमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सन फार्मा को रेडार पे रखें। थोड़ा सा ही मीनिंगफुली यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इवेंचुअली स्टॉक थोड़ा सा बाजार का मूड सुधरे तो मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, इसलिए सन फार्मा उस लिहाज से इंटरेस्टिंग हो सकता है। पीएनबी, पीयूष सिंह साहब जानना चाहते हैं। पीयूष सिंह साहब लंबी अवधि के लिए लिया है, तो अभी जैसे पीएनबी का कमेंट भी आया था कि 20,000 करोड़ पे, ये आंकड़े जब बोलता हूँ थोड़े बॉलपार्क होते हैं, बहुत एग्जैक्ट नहीं होते, तो आप ये मत बोलिए आशीष पे ये कहा था। 20,000 करोड़ के आसपास से रिकवरी की बात मैनेजमेंट ने क्लियर करी है, रह के रिकवरी कर पा रहे हैं। वो जो बैक एंड बैग जो बड़ा करप्शन स्कैंडल और वो जो भी कह लें आप, बड़ा दिक्कत सामने आई थी, जो वो सब ऑलरेडी इन द प्राइस है। सरकारी बैंक्स के लिए यह है कि यहाँ से इवेंचुअली कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक, सरकारी बैंक, इनके हालात धीरे धीरे सुधरने हैं। सरकार ने जो तमाम स्टेप्स जो तमाम स्टेप्स उठाए थे एसेट क्वालिटी के लिहाज से, वो उसका फल मिलने का समय है। आपने देखा होगा आईबीसी में या एनसीएलटी में प्रोसीडिंग में काफ़ी हद तक फेवरेबल जजमेंट्स आ रहे हैं, पैसा आना शुरू हुआ है, ये सब पॉजिटिव हैं। पर इनको या तो मेरी सरकारी में प्रिफर्ड बेट एसबीआई है, पर वो एसबीआई सब कुछ होने के बाद भी इस बार भी ऊपर का थ्रेशोल्ड 320-330 का था, फिर नहीं तोड़ पाया, फिर तैयारी कर रहे हैं जाने की। मेरे लिए ये इशू है, वो रेंज के बियॉन्ड नहीं जा रहे।
तो यही अगर ट्रेड को खेलना है तो ज़्यादा कन्विक्शन मेरा फिर एक्सिस और आईसीआईसीआई के साथ है, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स थे, उनके लिए भी ये टेलविंड बनेगी। टेलविंड मतलब अब वो मदद करेगा ये जो तमाम रेजोल्यूशन सामने आ रहे हैं, तो कन्विक्शन के लिए वहां जाऊंगा मैं। पंट बेट के लिए मैं यहाँ रहूंगा, तो एसबीआई पीएनबी उसमें उस लिहाज से अट्रैक्टिव बेट्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पंट बेट के तौर पे रखें, और इवेंचुअली थोड़ा सा ये वॉलेटाइल ज्यादा रहेंगे, और इवेंचुअली ये स्टॉक अगर 100 के पार निकलता है तो अच्छा मीनिंगफुल अपसाइड शायद स्टॉक में खुलता हुआ नजर आए। पर क्योंकि एसबीआई वो कैप लग गया, वापस ठंडा पड़ा है, तो मेरा मानना है पीएनबी भी अटकेगा सर, ये एक इशू मेरे लिए हो गया है। इसलिए अब समय पेनफुल हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो जाए। वो एक बार एसबीआई ब्रेकआउट कर जाता तो मेरा मानना है पीएनबी भी आराम से फॉलो थ्रू देता, पर वो वहां का कन्विक्शन जा रहा है। तो एसबीआई को कीनली वॉच आउट करें, उसके बाद अपन लोग पीएनबी पे कॉल लेंगे। चलिए इस नोट पर आज के लिए इतना ही है ना। अब अपन लोग कल मुलाकात करेंगे और कल कुछ डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। चलिए, अच्छा आरबीएल बैंक पे सवाल आ रहा है, तो बार बार आ रहा है, तो मैं देख ही ले। संतोष गौड़ साहब, सॉरी जाते जाते गौड़ साहब, आरबीएल बैंक रखिए, आपकी निकल गया आपका मैसेज। जो भी बाइंग थी आरबीएल बैंक, बैंकिंग एज अ स्पेस में सम ऑफ द अट्रैक्टिव बेट्स है, तगड़ा मोमेंटम वापस टूल पकड़ा है, और ये बैंक बहुत वेल प्लेस्ड आगे की ग्रोथ के लिए। तो ये पसंद तो जब आता था जब आईपीओ आया था, पसंद जब आता था जब कंसोलिडेट कर रहा था बहुत लंबे अरसे से, अब चलना शुरू हुआ है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं, ये स्टॉक अच्छा चलेगा, पेशेंटली पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाली पिक है। चलिए इस नोट पे आज के लिए सी यू।